हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने कल पढ़ा था गुप्तवंश, और जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि भारत में बहुत सारे ऐसे शासक आए जो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन हमारे भारत पर कब्जा कर डाला था। लेकिन गुप्त साम्राज्य ने हमारे भारत को एक सुदृढ़ बनाया और बहुत अच्छे तरह से अपने साम्राज्य को फैलाया और सारी स्थितियां अच्छे ढंग से व्यवस्थित की। तो हम गुप्त वंश के बाद अब हम जाने वाले हैं पुष्यभूति वंश के बारे में, जिसमें हर्षवर्धन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वो रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार रहेगा इसमें। तो चलिए हम हर्षवर्धन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पहले उसका स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि उसके पिता कौन थे, उससे पहले किसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए इसमें है नरवर्धन, राज्यवर्धन तथा आदित्यवर्धन। ये इन्होंने नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन जो थे, इन्होंने 505 ईस्वी से लेकर 580 ईस्वी तक शासन किया। ये हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट की रचना से तथा बांसखेड़ा व मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन व आदित्यवर्धन इन तीनों शासकों ने 505 ईस्वी से 580 ईस्वी तक शासन किया। ये तीनों शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, इसी कारण उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की। देखिए प्रभाकर वर्धन, यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रभाकर वर्धन, सबसे पहले हम प्रभाकर वर्धन से प्रारंभ करते हैं। 580 ईस्वी से लेके 605 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम संस्थापक था, शासक था, जिसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। उसने महाराजाधिराज तथा परम भट्टारकर की उपाधियां धारण की हुई थी। उसने 580 ईस्वी से लेके 605 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल में अनेक युद्धों में भाग लिया। बाणभट्ट ने उसकी प्रशंसा में हूणों के लिए शेर तथा सिंधु देश के लिए ज्वर बताया है। प्रभाकर वर्धन के बारे में बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में, अपनी रचना में उसकी प्रशंसा करते हुए प्रभाकर को शेर की उपाधि दी है। हूणों के लिए शेर और तथा सिंधु के देश के लिए ज्वर की उपाधि देकर सम्मानित किया है। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राष्ट्री तथा हर्षवर्धन। ये तीनों भाई बहन थे। राज्यवर्धन बड़ा भाई था, हर्षवर्धन छोटा था और राष्ट्री इनकी बहन थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कहानी कहाँ बढ़ती है। यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होती है। देखो, राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था और प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा था, उसने 605 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक शासन किया। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के पिता थे, उनकी मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन जो हर्ष का बड़ा भाई था, राज्यवर्धन को थानेसर के सिंहासन पर बैठा। उसने भी महाराजाधिकार, जैसे प्रभाकर वर्धन ने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी और परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त करी हुई थी, उसके बड़े बेटे राज्यवर्धन ने भी दोनों उपाधियां प्राप्त की। ठीक है, वह भी अपने पिता की भांति वीर साहसी था। उसे अपने शासनकाल के आरंभिक दिनों में ही एक संकट का सामना करना पड़ा। वो संकट क्या था? उसे दूतों द्वारा यह दर्दनाक सूचना मिली कि मालवा के जो शासक हैं देवगुप्त, गौड़ के प्रदेश के राजा शशांक तथा वल्लभी के राजा ध्रुवसेन ने संयुक्त रूप से, यानी मिलकर, राजा शशांक और वल्लभी के राजा ध्रुवसेन, शशांक और ध्रुवसेन ने मिलकर उसके बहनोई, जो उसके बहन के पति थे, बहनोई जो कन्नौज के शासक थे,
ग्रहवर्मन, उनका नाम क्या था? ग्रहवर्मन। जो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी, उसके जो पति थे वो कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। उनका नाम क्या था? ग्रहवर्मन था। उन पर शशांक ने और वल्लभी के राजा ध्रुवसेन ने मिलकर आक्रमण बोल दिया, उस पर आक्रमण कर दिया। ग्रहवर्मन मोखरीरा के साथ युद्ध करके हत्या कर दी, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी तथा उनकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया। ठीक है, किसको बंदी बनाया? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन को शशांक और ध्रुवसेन ने बंदी बना लिया। ठीक है, उसके बाद यह समाचार सुनकर राज्यवर्धन अत्यंत क्रोधित हुए और वह तुरंत ही 10,000 सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस संकट के समय राज्यवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन ने भी उसके साथ जाने के लिए आग्रह किया, किंतु राज्यवर्धन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हिरण का शिकार करने के लिए एक ही शेर पर्याप्त है, तो तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी वो उनका कहना था कि उन दोनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं, हर्षवर्धन को जाने की जरूरत नहीं है। राज्यवर्धन ने इस युद्ध में साहस का परिचय देते हुए मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित कर दिया, परंतु गौड़ प्रदेश के राजा शशांक ने धोखे से 606 में राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, देखो बेचारा राज्यवर्धन सबसे पहले अपने बहन को उसको छुड़ाने के लिए वहां पहुंचा शशांक से, तो वहां पर जाने के बाद उसने शशांक ने धोखे से 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब देखो यहां से होता है हर्षवर्धन का टाइम स्टार्ट। सबसे पहले हम हर्षवर्धन के बारे में ये पढ़ेंगे कि वो उनका जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनके भाई बहन, सारी डिटेल उनकी छोटी छोटी बातें देखेंगे। चलिए, उनका जन्म यानी हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 ईस्वी को थानेश्वर की विशाल राज्य में हुआ। हर्षवर्धन के जो जन्म के बाद कई दिनों तक समस्त राज्य में उत्सव मनाया गया था। माता पिता कौन थे हर्षवर्धन के? हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती देवी तथा पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन अपनी माता की भांति सहनशील तथा पिता की भांति बहुत ही साहसी थे। ठीक है, चलिए, भाई बहन हर्षवर्धन 3 भाई बहन थे। पहला वो खुद था, वो छोटा भाई था। सबसे पहले बड़ा भाई का नाम राज्यवर्धन, वह बड़ी बहन का नाम राजश्री था। हर्षवर्धन सबसे छोटे थे और सबसे लाडले थे और साहसी थे। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई का बहुत आदर करता था तथा अपनी बहन से अथाह प्रेम यानी बहुत प्रेम करता था। उनकी शिक्षा कहाँ हुई? उनकी शिक्षा बहुत ही विद्वान तथा बुद्धिमान थे हर्षवर्धन जी, जिसके यह अनुमान लगाया जाता है कि हर्षवर्धन की शिक्षा दीक्षा उचित ढंग से प्रबंध किया गया होगा। ठीक है, शास्त्र अर्थ व युद्धाभ्यास उसने कैसे सीखा? हर्षवर्धन का बचपन उनकी माता यशोमती के भतीजे भंडी के साथ बीता था। उनकी माता का जो भतीजे थे यानी भंडी की बुआ थी यशोमती के पुत्र थे हर्षवर्धन, यानी भंडी उसका भाई हुआ, कजन हुआ, है ना। निरंतर शास्त्रार्थ व युद्धाभ्यास से वह एक श्रेष्ठ घुड़सवार योद्धा बने। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्ष चरित्र से यह जानकारी मिलती है कि जब हर्षवर्धन प्रतिदिन युद्धाभ्यास करते थे तो शास्त्रों के निशानों से उनके हाथ काले पड़ जाते थे, इतना अभ्यास करते थे वो, तभी तो कुशल योद्धा बने। थानेसर राज्य में राज्याभिषेक। अब देखो 606 ईस्वी में जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद 606 में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किया गया। कहाँ? थानेसर में। थानेसर के ही उसके भाई थे शासक, तो थानेसर का ही उन्हें 606 ईस्वी में राजा बनाया गया। ठीक है, इसके बाद देखो
जब वो राजा बन गया तो अब देखो कन्नौज की प्राप्ति, तो हर्षवर्धन ने कैसे कन्नौज को अपने राज्य में मिलाया। राज्याभिषेक के उपरांत हर्ष ने सबसे पहले अपने शत्रुओं से बदला लिया। उस समय हर्षवर्धन को पता चला कि राष्ट्रीय कारागार से भागकर विंध्याचल के जंगलों में चली गई। राष्ट्रीय कौन? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन की बहन। हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी की सहायता से अपनी बहन को खोज लिया। उस समय वह सती होने जा रही थी। सती मतलब आत्महत्या करने जा रही थी, खुद को जलाने जा रही थी। हर्षवर्धन अपनी बहन की सकुशल देखकर प्रसन्न हो गया और जब हर्षवर्धन अपनी बहन के साथ कन्नौज पहुंचे तो प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय के आग्रह पर हर्ष ने थानेसर को कन्नौज में मिलाकर अपनी राजधानी कन्नौज को घोषित कर दिया। यानी थानेसर का राजा था और कन्नौज को अपने थानेसर की राजधानी बना लिया उसने। थानेसर तथा कन्नौज के मिलने से हर्ष की ताकत दोगुनी हो गई और इस प्रकार अपनी आरंभिक समस्याओं पर काबू पाते ही हर्ष ने अपनी विजय अभियान शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अब हर्ष ने जो विजय प्राप्त की शासक बनने के बाद उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, थोड़ा जुकाम हो रखा है, इस वजह से अवॉइड करना। चलिए, हर्षवर्धन एक कुशल योद्धा व सेनापति थे। उनकी प्रमुख विजय व साम्राज्य विस्तार निम्न प्रकार से है। देखिए, गौड़ प्रदेश की विजय, सबसे पहले उन्होंने गौड़ पर विजय प्राप्त की। गौड़ बंगाल का शासक शशांक, जो गौड़ का शासक था, हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था। वह शैव मत को मानता था। शशांक सबसे बड़ा शत्रु क्यों था? क्योंकि शशांक ने उसके भाई राज्यवर्धन का धोखे से 606 ईस्वी में वध कर दिया था। इस वजह से शशांक उसको सबसे बड़ा शत्रु मानता था। ठीक है, वह क्या था? शशांक क्या था? वो शैव मत को मानता था। वह बौद्ध मत का घोर विरोधी था। वह बौद्ध मत का मतलब बौद्धों का विरोध करता था। उसने पवित्र गया का बोध वृक्ष को भी कटवा दिया था। शुरू में हर्ष ने भंडी को सेना के साथ गौड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु भंडी और सेना उसका पूरी तरह से दमन नहीं कर सके। बाद में भंडी कौन था? मैंने अभी बताया था ना, भंडी जो यशोमती उसकी माता थी हर्षवर्धन की, उसका भतीजा था, यानी उस भंडी की बुआ थी हर्षवर्धन की माँ। तो हर्षवर्धन का भाई हुआ भंडी। भंडी ने ही उसको युद्धाभ्यास सिखाया था, है ना? ध्यान है ना, मैंने अभी भी बताया था पीछे। हाँ, ये सारी चीजें साथ के साथ रिवीजन करते रहना। ठीक है, चलिए, तो भंडी और उसका जो सेना थी वो उसका पूरी तरह से दमन नहीं कर सके। बाद में हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से संधि कर ली तथा इन दोनों ने मिलकर शशांक को बुरी तरह से पराजित किया। अंत में शशांक को युद्ध छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। अब आ जाते हैं 5 प्रदेशों की विजय। देखिए, हुनसांग के अनुसार, हुनसांग जो चीनी यात्री था जो भारत आया था और हर्षवर्धन के राज्यकाल में आया था, तो वो उसके अनुसार जो वो अपने उसमें लिखता है कि वह कहता है हर्षवर्धन ने अपने शासन काल के प्रारंभिक 6 वर्षों में 606 ईस्वी से लेकर 612 ईस्वी तक 5 प्रदेशों के शासकों से निरंतर युद्ध किए। इन युद्धों के अंत में हर्ष की विजय हुई और हर्ष ने इन्हें अपने राज्य में मिला लिया। ये 5 राज्य कौन कौन से थे? कन्नौज, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये 5 राज्य थे। ध्यान रखना, कौन कौन से? पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। इन विजयों से हर्ष की प्रतिष्ठा व कीर्ति बढ़ गई। अब आ जाते हैं आगे, और क्या किया? वल्लभी की विजय। देखिए, अब हर्षवर्धन के समय में वल्लभी जो गुजरात में पड़ता है, एक शक्तिशाली व संपन्न राज्य था। भौगोलिक दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण था। हर्षवर्धन ने
630 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ वल्लभी पर आक्रमण किया। वहां ध्रुवसेन द्वितीय का शासन था। इस युद्ध में ध्रुवसेन की पराजय हुई और उसे भड़ौच के राजा दत्ता द्वितीय के पास शरण लेनी पड़ी। दत्ता के कहने पर हर्ष ने ध्रुवसेन का राज्य उसे लौटा दिया तथा ध्रुवसेन ने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से करके उसे अपना जमाता बना लिया और अपने शक्ति को और भी सुदृढ़ बढ़ा लिया। अब आ जाते हैं कामरूप की विजय। हर्षवर्धन ने कामरूप, जो असम में पड़ता है, के शासक भास्कर वर्मा को पराजित करके उसके राज्य को भी अपने अधीन कर लिया था, परंतु हर्ष ने शशांक को हराने के लिए भास्कर वर्मा की सेना को ध्यान में रखते हुए उसे उसका राज्य वापस दिया। भास्कर वर्मा ने हर्ष की अधीनता पहले ही स्वीकार कर ली थी। कन्नौज सम्मेलन के दौरान उसने कई हाथी उपहार में भी दिए थे। किसने? भास्कर वर्मा ने हर्ष को। सिंध की विजय। भास्कर वर्मा ने सिंध के राजा को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद अराजकता का लाभ उठाकर सिंध ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। हर्ष ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करके सिंध पर आक्रमण कर एक प्रभावशाली विजय की प्राप्ति की। कश्मीर की विजय। हर्ष के शासनकाल में कश्मीर का राजा दुर्लभ वर्धन था। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के एक विहार में महात्मा बुद्ध का एक पवित्र दांत रखा था जिसमें सदैव रोशनी रहती थी। हर्ष ने कश्मीर के राजा दुर्लभ वर्धन को हराकर बलपूर्वक उससे अधीनता स्वीकार करवाई तथा महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत ले जाकर कन्नौज के विहार में स्थापित कर दिया। नेपाल की विजय। बाणभट्ट के अनुसार जो अपने ग्रंथों में लिखा है, बाणभट्ट के हर्ष द्वारा बर्फीले प्रदेश में आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि यह नेपाल ही होगा। इसका कारण यह भी है कि नेपाल के शासक अंशुवर्मन ने अपने राज्य में हर्ष संवत का प्रचलन आरंभ किया था, जो यह प्रमाणित करता है कि अंशुवर्धन ने भी हर्षवर्धन की अधीनता को स्वीकार किया था। ठीक है। गंजम विजय। हर्ष की अंतिम विजय गंजम यानी जो उड़ीसा में है गंजम की है। यह प्रदेश पूर्वी तट उड़ीसा पर स्थित है। इस क्षेत्र पर हर्ष आक्रमण सफल नहीं रहे। अंत में 643 ईस्वी में वह इस विजय प्राप्त करने के में सफल रहा, क्योंकि इस समय पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो चुकी थी, जो उसका समकालीन शासक था। उड़ीसा के 80 नगरों को उसने स्थानीय बौद्ध मंदिर को दान में दे दिया था। ठीक है, चलिए अब देखते ये था हर्षवर्धन का। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हर्षवर्धन का साम्राज्य कैसा था। हर्षवर्धन ने अपने सैनिक अभियानों के परिणाम स्वरूप एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में विंध्याचल तक, पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। विदेशों के साथ संबंध कैसे थे उसके? हर्षवर्धन के विदेशों के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए थे। विदेशों से व्यापार होता था, विदेशों में राजदूत भेजे जाते थे तथा भारत में विदेशी यात्री भी आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुनसांग भी हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया तथा 8 वर्ष हर्षवर्धन के दरबार में रहा। हुनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध, अभी जो जिसका नाम आया। हर्षवर्धन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो दूसरी ओर पुलकेशिन द्वितीय दक्षिणी भारत का शक्तिशाली शासक था। हर्ष की भांति ही वह भी एक महत्वाकांक्षी राजा था। हर्ष द्वारा वल्लभी पर विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय शंकित हो गया, यानी उसको शंका होने लगी कि कहीं वो हमारे यहाँ भी युद्ध ना कर दे। युद्ध अनिवार्य हो गया था।
हर्ष ने पुलकेशिन का सामना करने के लिए 5 प्रदेशों से सेना एकत्रित कर ली थी और 633 ईस्वी में सेना के साथ हर्ष ने पुलकेशिन पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे पर हुआ। इस युद्ध में हर्ष की पराजय हो गई। तो इस युद्ध में कौन हारा? हर्ष हार गया और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। ठीक है, चलिए अब हुनसांग के बारे में बात कर लेते हैं। हुनसांग का हर्ष के बारे में विवरण। हुनसांग क्या कहता है अपने हर्ष चरित्र में? देखो, हुनसांग एक चीनी यात्री था। उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है कि वह जो यात्री आते थे उनका राजकुमार। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया तथा लगभग 8 वर्षों तक हर्ष के दरबार में रहा। वह 629 ईस्वी में भारत यात्रा के लिए चीन से चला। चीन से चला। वह बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों व बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आया था। ताशकंद, समरकंद तथा वल्ख से होता हुआ वह भारत के गंधार प्रदेश में पहुंचा। यहाँ से चलकर उसने पंजाब, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रीवस्ती, कुशीनगर आदि स्थानों की यात्रा की। उसने 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। दक्षिण भारत में घूमने के बाद वह 644 ईस्वी में चीन के लिए प्रस्थान कर गया। चीन पहुंचकर उसने अपनी भारत यात्रा का वृत्तांत लिखा, जिसका शीर्षक था। अच्छा, एग्जाम में आएगा कि हुनसांग ने कौन सा भारत की यात्रा का विवरण कौन सी किताब में लिखा है? तो उसने जो लिखा है वो क्या था? सीयूकी में लिखा है, पश्चिमी देश का वृत्तांत। यह ग्रंथ हर्षकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा माइंड मैप कर लेते हैं कि बना लेते हैं कि हर्ष चरित्र का चरित्र। हर्षवर्धन परिवार प्रेमी था, वो महान दानी था, धार्मिक सहनशील था, नाटककार, कला साहित्य को संरक्षण प्रदान करता था, बौद्ध धर्म का प्रचारक था, विद्वानों का संरक्षण था, शिक्षा का संरक्षक था, कुशल शासक, प्रबंधक एवं महान सेनापति था, प्रजा प्रेमी था। यानी कहना है कि वो बहुत ही अच्छा शासक था। प्रजा से प्रेम करता था, प्रेमी था, परिवार से भी प्रेम करता था, दान भी करता था, सहनशील था, नाटककार, साहित्य सबका संरक्षक था, धर्म को का संरक्षक था, शिक्षा का संरक्षक था। ठीक है, यानी कुशल शासक प्रबंधक था। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं, नाम क्या था उसका? हर्षवर्धन। उसका जीवन काल कब से कब तक रहा? 590 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक। माता यशोमती थी, पिता प्रभाकर वर्धन थे, वंश पुष्यभूति था, राजधानी थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, कन्नौज थी। ठीक है, और शासनकाल 606 से 647 तक। धर्म हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, ये हो गया आपका हर्ष चरित्र यानी हर्ष पुष्यभूति वंश हो गया आपका आज कंप्लीट। हर्षवर्धन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक कहते हैं करेक्टर है जो पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं और इनका आपको आंसर देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में और ज़रूर देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला इसको आप बेशक से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए ये। ठीक है, चलिए अब एक बार हम इनको बता देते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई? चालुक्य वंश की, मौर्य की, पुष्यभूति वंश की या राजपूत की? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तुलसीदास थे, बाणभट्ट थे, सूरदास थे या रसखान थे? आगे देखते हैं,
संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? प्रभाकर वर्धन द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, राज्यवर्धन द्वारा या नववर्धन द्वारा? नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिण सीमावर्ती आक्रमण को रोका किसने? पुलकेशिन वन ने, विक्रमादित्य ने, या पुलकेशिन द्वितीय ने, या विक्रमादित्य ने? विक्रमादित्य फर्स्ट ने, विक्रमादित्य सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, चलिए। पांचवा है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, ध्रुव, पुलकेशिन वन, भास्कर वर्मा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, इनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ABC करके। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ऑप्शन नंबर ABCD, ये ऐसे करके आपको इनका आंसर देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले लाइक शेयर करना ना भूलना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सबका आंसर देना जरूरी है, तभी पता चलेगा आपको कितना समझ आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।